Maria and Granda Limited. Let's do this. You should assume that today's date is 1st of March 2025. Explain with the aid of calculations why the capital treatment will not apply if Maria sells 2,700 of her shares back to Granda Limited, but will apply if alternatively she sells back 3,200. Calculate Maria after tax। वो तो ठीक है, आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स तो निकाल लेंगे, बट पहले इसका रीजनिंग देना है। तो एमी पहले बताइए। 2000 अभी उसके पास कितने होल्डिंग है? So Jack Maria is a resident and domiciled in the UK, is a higher rate taxpayer with the annual dividend income in excess of 10,000, will remain in the future, has already realized chargeable gains of 15,000 in the tax year 24-25। ठीक है, ऊपर का कुछ नहीं है। शेयर्स इन अज्यूम क्या ग्रांडा। करना है, आज की डेट 1st of March 25। Subscribe for 10,000 of the ordinary shares in Granda Limited at par in June 15। Maria is one of the four equal shareholders and directors of Granda। So बाकी लोग मतलब टोटल 40,000 के हैं, इसके पास 10,000 है। मतलब इसके पास ऑलरेडी कितनी की होल्डिंग है, 25% की। इनटू अभी 5%। ये 25% इसका 100% है। तब क्या, तो अब बता यस। कैसे करेंगे। तो अभी अपने को 25% का बेसिकली 75% निकालना पड़ेगा, कितना होता है। परफेक्ट। एंड देन वील हैव टू लुक कि अपना जो होल्डिंग है वो 75% से कम जा रहा है कि नहीं। तो अभी अपना कितना आ रहा है, 75 × 25, 18.75। यहाँ पे क्या मेरा? तो 18.75 का बनता है। ओके। तो और मतलब अभी अगर इसने इसका शेयर 10,000 में होल्डिंग से मैक्स टू माइनस टू मैक्स, थाउजेंड सेवन। इसका शेयर होल्डिंग मैक्स टू मैक्स 18.75 तक गिर सकता है, अगर गिरना रहेगा तो, क्योंकि ये क्लोज कंपनी है बेसिकली। हाँ हाँ। बिकॉज शी इज द ओनली, यस। ये सब वो सब है ना। यस। तो अगर इसने 2,700 सेल किए तो शी इज लेफ्ट विथ 7,300। 7,300 डिवाइड बाय 40,000 इन 200 इज 18.25। तो वो हो जाता है, कितना था यहाँ पे? 18.75। हाँ तो ये लेकिन, भी कम हो गया। नहीं नहीं, लेकिन कैसा है देख, उसका अभी हो रहा है 7,300 बराबर है, जब वो यस। अपने शेयर सेल कर रही है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे सेल कर रही है। ग्रांदा कोई, ग्रांदा कोई हाँ बाय बट आउट हो अभी रहा है। उसका कोई ले नहीं रहा है ना, मतलब वो शेयर्स बैक टू ग्रैंडा। मैं वही बोल रहा हूँ बेसिकली। हाँ। अभी 7,300 ये ओन करती है, बाकी के 10 के और 10 के कोई और ओन करते हैं। और 2.7 तो अभी ग्रैंडा के बराबर। पास है, जो कोई शेयर होल्डर और ओन नहीं करता। तो इसलिए अपन जो डिवाइड करेंगे ना ओके। अमाउंट को, अपन डिवाइड करेंगे वो अमाउंट, हाँ बाय, हाँ हाँ। हाँ बाय 37,300। 37,300 परफेक्ट परफेक्ट। तो 7,300 डिवाइड बाय 37,300। तो नाइनटीन अरे पॉइंट फाइव सर ही सेवन उल्टा किया मैंने। क्या क्या। 7,327। मैंने बोलते समय 7,300 डिवाइड बाय 37,300 बोल रहा हूँ और उल्टा कर दिया। तो अभी 19.57 है इसके पास, तो नाइनटीन इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज डिविडेंड, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अलोकेशन। मतलब जब ये 2,700 के शेयर्स बेच रही होगी, इनकम। ये एज गुड एज डिविडेंड ही दे रही होगी। मतलब इस ये शी विल स्टिल बी अ शेयर होल्डर हाँ ऑफ द मतलब कंपनी, उसको एंड द शेयर सेल, होल्डर। हाँ एंड द राइट। सेल वुड बी कंसिडर्ड एज अ डिविडेंड बीइंग रिसीव्ड। ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर कि अगर वो 3,200 बेचती, तो तीन उसके हजार पास दो बचता सौ 6,800, और ग्रैंडा के पास बचता 36,800। 18.47, so that goes below 18.47, 18.75. 18.47, which is less than 18.75%. So that's why it is less. So that's why if she sells 3,200 shares, it will be treated as a capital gains transaction or a, हाँ capital gains transaction, और क्यों मैं बोला Yes. इस transaction। Yes. बोला कि मेरे लैपटॉप को और 2 दिन लगेंगे, मतलब वो ठीक होने में बोला। और 2 दिन? और 2 दिन भाई। तो वो एग्जाम के बाद ही दे दे।
मारिया एंड ग्रैंडा लिमिटेड ये हो गया। अभी 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 क्या होगा? अपन ने वो सब तो बता दिया। अभी उन्होंने नीचे, तो वी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब आता है कैलकुलेट मारियाज आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स पर शेयर इफ शी सेल्स। वो कैलकुलेट करना है। तो इफ शी सेल्स 2700, so it will be treated as a dividend. So 2700 इंटू क्या है वैल्यू शेयर्स का? 12.8, 34,560। वो ऑलरेडी हायर रेट टैक्स पेयर ही है, लेकिन वो लोग ने बोला हुआ है विद एन एनुअल डिविडेंड इनकम इन एक्सेस ऑफ 10,000 एंड विल रिमेन टू बी। ठीक है। तो अभी इस वैल्यू पे सीधा ही ले लेता हूँ फिर मैं टैक्स, अगर वो हायर रेट टैक्स पेयर है उसको ऑलरेडी मतलब वो डिविडेंड्स वगैरह मिल ही रहे हैं तो, है ना? तो ये टैक्स हो गया। तो आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स विल बी 22,896। बट नाउ इफ शी सेल्स 3,200 शेयर तो उसको कैपिटल गेन्स की तरह माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये सब नहीं आएगा। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। उसने 3,000 उसने खरीदे थे, यही 3,200 शेयर्स। ऑर्डिनरी से उसने सब्सक्राइब किया था 1 का। इसको ये आया रहेगा, इसको गेन्स, दिस माइनस दिस, गेन्स आया रहेगा। अभी ये क्या करेगी, ये इसके चार्जेबल गेन्स होंगे। चलो मैंने ऐसा कैलकुलेशन किया है ना पूरा। सोच रही है ना। ठीक है ना, तो ये मेरे को आ गया गेन्स, ये हो गए मेरे चार्जेबल गेन्स। मेरे कुछ ऑलरेडी कुछ गेन्स है क्या? ऑलरेडी हैज ऑलरेडी रियलाइज्ड चार्जेबल गेन्स ऑफ 15,000 इन द टैक्स ईयर 24-25। तो मतलब यही मेरे टैक्सेबल गेन्स ही बन जाएंगे, क्योंकि यही है मैंने ऑलरेडी उनमें से माइनस किया ही होगा। अब आता है सवाल कि अरे अपन ने एक मेन पॉइंट नहीं बोला क्या हो गया? कि इसने 2015 में ये शेयर्स दिए। 5 साल के अंदर था ना ये कंसेप्ट। मतलब तू क्या बोलना चाहता है? सॉरी। एक पॉइंट पढ़ा था ना अपन ने कि 5 साल के अंदर अंदर इसने अगर शेयर्स को बायबैक पे कर दिया तो हम्म। अपन ये कंसिडर करते हैं। हाँ हाँ, कि डिविडेंड है या डिस्पोजल। सीजीटी। नहीं, ये तो हो गई मुझे पाँच लगता है। साल तक मिनिमम होल्डिंग। अच्छा नहीं, 5 साल तक मिनिमम होल्डिंग पीरियड रहना चाहिए था, ऐसा था हम्म शायद। हम्म हम्म वही हाँ। वही। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इसके और कुछ बैडर वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीजीटी के लिए बैटरी मिलेगा ना 3200 के लिए। ऑफ कोर्स मिलेगा। 2700 का नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने इसको खरीदा था क्योंकि 2015 उसने में। सीजीटी खर्च नहीं करा। 2016 के बाद नहीं खरीदा था, 2015 के 15 में खरीदा था। वो चलता है ना बैडर वो के केस बैडर में? को भी है क्या? वो 2016 का इन्वेस्टर रिलेक्ट के लिए है 2016। अच्छा अच्छा, ओके ओके। 2016 फिर की बी ए 19 डी है। आर वुड बी अवेलेबल ना? तभी बी ए डी नहीं, आर 16 ही है। वुड बी अवेलेबल। सो देयरफॉर इस चीज के ऊपर 10%। भाई मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है आफ्टर सेल्स प्रोसीड्स।
आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स लिखा है मैंने, आफ्टर, हाँ आफ्टर, आफ्टर वही वही आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स। बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे को इसमें केस में, कैपिटल गेन्स के केस में। तेरा हो जाए तो बताना। हाँ हाँ। चलो चेक करते हैं। ओह नाइस। तो ये देख उन्होंने बोला हुआ है, for capital gains tax treatment to apply, Marina shareholding in Granda Limited must be reduced to no more than 7,500 of her pre-sale percentage shareholding. Maria has a 75% shareholding before the sale. Therefore, after the sale, her shareholding must be reduced to no more than 8.75. अच्छा, by the way, जो पता है मैंने मैंने ये बोला था कि इसका भी मतलब वो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो वो तो करेक्ट था। लेकिन सपोज कर कि ये किसी हम्म। अनकनेक्टेड पर्सन को बेचती, या फिर ये किसी अपने फैमिली मैन को, मतलब किसी फैमिली के किसी बंदे को बेचती, तो फिर मतलब तब वो नहीं होता डिनोमिनेटर था। सेम रहता। 40,000 ही रहता, राइट बिकॉज राइट उतने ही कंपनी के शेयर्स इशू के अंदर है। तो ये अपना बिल्कुल सही था, इसके राइट वजह से राइट। इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करना है। और यहाँ पे देख ले, 6,800, दिस इज 18.5, विच इज लेस देन 8.75 रिजल्टेंट, तो इसमें लेस देन शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो 8,700 ये उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे। इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट, ए ये क्या है भाई? इनको सिंगल डिजिट में कैसे आ रहा उन्होंने उन्होंने पर शेयर है? निकाला है खाली। मल्टीप्लाई नहीं किया। उन्होंने खाली पर शेयर निकाला है। भाई। ठीक है, बिकॉज मतलब ये एक तरीके से ठीक भी है कि भाई चल मान लिया कि भाई ठीक है। अच्छा, बाय द वे, मैंने हम्म। इनकम टैक्स पेबल में से 1 रुपये माइनस किया नहीं था, ये लोग ने किया है। तो दैट आई हैव टू चेंज ओनली। मैं ऐसे मतलब वो सोचा था कि भाई मैंने, मतलब वो डिविडेंड में अपन माइनस नहीं करते ना वैसे तो, ऐसा वैसा मैंने मतलब वो सोचा था। पर तो आई वो थिंक अब वैसा ट्रीटमेंट नहीं है। एक्सपर्टाइज लिया है क्या? अपन माइनस करना है पर बाकी तो भी मतलब पूरा सही है कि 33.75% वगैरह वो सब ठीक है। अपन ने फुल फिगर्स में किया है, वो लोग ने उसमें किया है, वो चलता है, दैट्स फाइन। हम्म। नहीं, 2020 करूंगा तो होगा क्या? हाँ, 11.62, 11.62। तो वही ठीक है, उन्होंने पर शेयर में किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कॉर्पोरेशन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ Starling brand by Granda Limited if no charge for amortization was required in its statement of profit and loss. Starling Partners had been trading as partnership for many years as a wholesaler of handbags within the UK. Starling Partners' main assets comprise of freehold commercial building and its Starling brand, which were valued on the acquisition by Granda at 1 lakh 5 and 40,000 respectively, is registered for VAT. The transfer of its trade and assets to Granda Limited qualified as transfer of going concern. Acha, okay. For value added tax purposes, okay. The business is forecast to make the trading loss of 1,30,000 in the year ending 31st of December 2025. Tax treatment of the acquisition of Starling brand by Granda. देख, ब्रांड वैसे तो amortization होना चाहिए ब्रांड पे, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे लिए क्या बेनिफिट है वो देखना है। सो वी विल कंसिडर द इंटेंजिबल एसेट रिलीफ अंडर विच 4% नहीं, एक सॉरी, दैट इज नॉट इंटेंजिबल एसेट रिलीफ, माय बैड। Basically, you will consider two scenarios, one in which normal amortization is charged and other in which 4% of amortization is charged। अभी यहाँ पे तेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा? तेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि तू 4% का ले ले डिडक्शन, तो इसलिए तू 4% से उसको हर साल हम्म। माइनस करते जाएगा फेस वैल्यू पे, ऐसा मुझे लगता है। तो वहां पे लिखा है उन्होंने कि अच्छा वो लोग ने नो ही बोला है।
मतलब उन्होंने बोला है वहां पे नो, बट फिर और क्या ही है फिर इसका, कॉर्पोरेशन टैक्स टैक्स ट्रीटमेंट ब्रांड का कुछ है ही नहीं फिर, है ना। नो, टेक ओवर का सीन नहीं है ना। होता तो क्या फिर। बट उसमें तो वो शेयर कंसिडरेशन वगैरह अपने को देखना रहता है, इसमें तो पूरा यही आ रहा है, हम्म। ब्रांड ही आ रहा है। करे चेक, आइडिया नहीं है तो। हम्म, देख देख। As the brand is an intangible asset which has been acquired as part of the Starlink trade, it will be treated as a trading asset by Granda Limited, and an allowable deduction will be available in calculating the taxable trading profit each accounting period. Although Granda has not made any charge for amortization in its statement of profit and loss, it may take an हम्म, annual written down allowance for the tax purpose. अच्छा ठीक है, वो उसका नाम है written down allowance लेना, ठीक है, equal to 4% of the cost of the brand on straight line basis. This would be 4% of 40,000 per year. If an election is made to claim 4% return on allowance, any accounting debts for impairment would be disallowable for each for the tax purposes. बिल्कुल। Such an election is irrevocable. हाँ वो पता था कि वो irrevocable है, ये impairment का मेरे को नहीं पता था हाँ, सीन। उन्हें पहले की कोई डेबिट्स किए रहेंगे इम्पेयरमेंट के, वो डिसअलाउड हो गए, और अभी बी का जो 4% से तू चार्ज करेगा वही सिर्फ अलाउेबल हो गया। पहले वाले पहले निकल के जाएंगे नहीं रे, इससे। अभी के ही, अगर तेरा एसेट इम्पेयर हो जाता है तो उसको अलाउेबल नहीं है, तो वो डिसअलाउेबल है टैक्स पर्पसेस के लिए। Only accounting debits for impairment would be disallowed. हाँ आगे चल के जो तू अकाउंट इम्पेयरमेंट करेगा वो, अच्छा। अगर इम्पेयरमेंट होता है तो। हाँ, तो मतलब ये 4% का अगर तूने एक बार अप्लाई किया तो वही करना पड़ेगा फॉलो, वैसे ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं अभी इस बात से भी। Discuss how Granda could obtain relief for trading loss expected to be incurred by trade acquired from Starling Partners if it does not wish to carry any loss back. If she does not wish to acquire any loss back. ये कुछ तो है actually. The 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 knitwear business is expected to continue making taxable trading profit of around 1 lakh each year. Granda has no non-trading income but realized a chargeable gain of 10,000, okay, on 1st of March 25. Granda Limited is considering expanding the whole handbag trade acquired from the, ये कैसे है भाई, export market. Granda Limited anticipates that this expansion will result in wholesale, ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, होलसेल हैंडबैग ट्रेड मेकिंग प्रॉफिट ऑफ 15,000, ठीक है ठीक है, और इसको लॉस हुआ है 1,30,000 का 25 के लिए। यस। हम्म। तो और अभी कैरी ग्रैंडा फॉर, का खुद का क्या है? हाँ, ग्रैंडा का खुद का कुछ दिया है क्या? ये तो आगे का है ना। नहीं हाँ तो आगे का ही मैटर करेगा मुझे लगता है, बिकॉज हमको कैरी बैक तो करना ही नहीं है। नहीं, मैं करंट ईयर के लिए पूछ रहा था, बट आई गेस अभी वो पूरा का पूरा फिर ये नेटवेयर बिजनेस पे ही करना पड़ेगा। कंटिन्यू मेकिंग अ टैक्स, अच्छा ये दिया है ना, द नेटवेयर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू मेकिंग अ टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1 लाख ईच ईयर। नीचे एंड चार्जेबल गेन ऑफ, मतलब वो 10,000 तो है ही है, तो हाँ, यस। तू करंट ईयर में भी सेट ऑफ ले सकता है, ठीक है। तू एक्वायर कब 50 कर में रहा है से इसको, 1 लाख है। स्टारलिंग ब्रांड को। अच्छा हाँ, वो भी मैटर करता है। इस- और इसका भी फोरकास्ट टू मेक बोला है ना। स्टारलिंक को एक्वायर कर रहे हैं। हेल्पिंग ट्रेडिंग का पार्टनरशिप, स्टारलिंक पार्टनर मेन एसेट रिवर पेंटिंग कमर्शियल बिल्डिंग में स्टारलिंक ब्रांड। She cannot set off the brought forward losses, but if the losses
But if the entire losses of 1,30,000 were made in the current year, then those can be settled off, but only on the proportion of the corresponding accounting period. And as we can see that the accounting period for both the companies is not the same, है ना? हम्म या नहीं है क्या सेम? सॉरी 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 सॉरी, सेम है। बस देखो चार्जेबल गेन्स 10,000 के 1 मार्च को हुए हैं, सो उतने तू करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकता है, एंड बाकी का लॉस तो तू तू कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम हर साल हमारा ये लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इतने लॉस इतने प्रॉफिट्स के सामने सेट ऑफ करेंगे कि अपने प्रॉफिट्स जस्ट बिलो अपर लिमिट आ जाए, या जस्ट पर बिलो लिमिट मिड रेंज भी आ जाए, मतलब वी जस्ट मार्जिनल रिलीफ टू क्लेम करता है। मार्जिनल, हाँ मतलब मार्जिनल रेट के अंदर जस्ट आ जाए, इतने हम करेंगे, सो दैट अवर प्रॉफिट जस्ट रीच द मार्जिनल लिमिट ऑफ एंड ऑफ 90,000, एंड नो टैक्सेस आर पेड अबाउ इट। एंड तो ये अपन हर साल कर सकते हैं ना ऐसे एडजस्ट, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड हम्म। करेगा तो आई थिंक यही होगा। Relief for expected loss from former Sterling Partnership trade. As Sterling Partners is an unincorporated business, Granda Limited took over ownership of the assets and responsible for trading on its actions 1st of January। ये कहाँ लिखा था भाई 1st of January को मैं ले रही हूँ करके? कहीं था क्या? मैं वही ढूंढ रहा था। मतलब नीचे ओए फर्स्ट ऑफ जनवरी कुछ लिखो। ओए ओ। ओए, क्या इधर ही था हम्म। भाई, अपन ने नहीं देखा। ठीक है, आर फॉल्ट। बट ठीक है ना, अपन ने बराबर ही बोला था कि अपन पूरे के पूरे प्रॉफिट्स ले ले सकते हैं एज ले पर द सकते हैं। करस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड सेम था यस। अपना। अभी फोरकास्ट ट्रेडिंग लॉस ऑफ 1,30,000 फ्रॉम स्टर्लिंग पार्टनरशिप हैंडबैग ट्रेड would be offset against Granda's total profit for the year ending 31st of December 2025, comprising trading profit from netwear business 1 lakh and charging again 1 lakh 10, बाकी का 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। As Granda Limited does not want to carry any of the losses back until ठीक है carry forward, Granda wishes to change the nature of Sterling's partners trade by selling। ओ ओके, ओ। ओके हम हमारा नेचर चेंज कर रहे हैं। ये था नेचर चेंज कर एक्सपोर्ट रहे के हैं। लिए इसलिए दिया हुआ था कि हम हमारा अगर एक्सपांड कर रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं, तो इसकी वजह हाँ। से हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं कर ओके, पाएंगे, राइट राइट राइट। it should not serve to prevent the loss incurred in the year ending 31st of December 25 from being carried forward। जरा ये पढ़ना आगे का मैं आया। The impact of a major change in the nature of conduct in the nature or conduct of a trade in restricting loss relief is only relevant where it precedes or or follows a change in the ownership of a company, not the acquisition of trade and asset from an unincorporated business. Accordingly, based on the expected total profit of £20,000 of the carried forward loss may be relieved in the year ending 31st December 2026. Although Granda Limited does not have to make a claim to set off the loss in that year. क्या था? कुछ अलग था ऐसा? नहीं, वही बोला है वो लोग ने, मेजर चेंज है, नेचर ऑफ कंडक्ट है, रिस्ट्रिक्टिंग लॉस रिलीफ इन ओनली रेलेवेंट वेयर इट प्रीसीड्स फॉलोज द चेंज। मतलब चेंज के पहले जितना तू कुछ किया रहेगा ट्रेड उस पर तू सेट कर सकता है, ना कि चेंज के बाद। ठीक है, तो ये मतलब ये जो 20,000 है वो अनरिलीव्ड रहेगा, ये वेस्ट हो जाएगा एक तरीके से। हम्म हम्म। ठीक है, आगे जाते हैं फिर। C question. That Explain the implications, value added tax implications for Granda Limited in respect of the acquisition of the business of Sterling Partners, and the additional information needed in relation to the building to fully clarify the VAT position। बिल्डिंग का क्या था? ये था, मैं ट्रांसफर से गोइंग कंसर्न कर रहा हूँ वैट रजिस्टर्ड के लिए। हम बिल्डिंग के लिए इन जनरल शायद इंफॉर्मेशन देनी है। अब
ट्रांसफर इज गोइंग कंसर्न है तो वो उल्टा अच्छा है कि अ, अपन सेम वैट रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं, हम्म। एंड देयर इज नो नीड टू मतलब परफेक्ट। री रजिस्टर, मतलब डी रजिस्टर एंड री रजिस्टर अगेन, सो उससे अपना एडमिन कॉस्ट बच जाएगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंट ब्रेक इन ट्रेडिंग, वो सब तो बोल देंगे। हाँ, ब्रेक इंक्लूडिंग, यस वो सब है, राइट। दिक्कत क्या आ रही है, वो और अपने को अभी फ्री होल्ड कमर्शियल बिल्डिंग के बारे में बोलना है। अभी ये अपन आई गेस परचेज ना कर। मेरे को हम्म। इसके ऊपर ना आई गेस वो इनपुट वैट क्लेम के लिए ज्यादा बोलना पड़ेगा, कि पहली बात तो ये बिल्डिंग अगर तुम लोग वैट के लिए कमर्शियल बिल्डिंग्स पे है ना वो, हाँ है कि अगर वो ये बिल्डिंग तुम लोग पहले तो वैट के लिए रजिस्टर कर रहे हो, तो 3 साल इसके हो गए रहेंगे ना अब तक तो। 3 साल होने के आई बाद अभी फील तो हो ये गए रहेंगे। एग्जेम्प्ट हो जाती है। एग्जेम्प्ट हो हम्म। जाती है तो कुछ है नहीं। तो है नहीं, और अगर तुम लोग वैट के रजिस्टर कर रहे हो और कोई रेंट पे रहने आ रहा है तो उसके रेंट पे भी वैट चार्ज करना पड़ेगा, एंड इन दी एंड तुम लोग को उसका इनपुट भी रेंट पे मिलेगा चार्ज कितना तुम चार्ज लोग ने। चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम लोग वैट के लिए बिल्डिंग को रजिस्टर कर रहे हो ना, तो ओ। रेंट के ऊपर भी वैट लेना पड़ता है। ओके। ओके। हाँ। अरे ये इंटरनेशनल का एक है, क्या? इंटरनेशनल का वो सेम पॉइंट डाल देंगे अगर कुछ एक्सपांड कर रहे हैं ना फिर अपन। अच्छा, ये हम्म। एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन, इंपोर्ट नहीं कर रहे कुछ। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर कोई नहीं है, वैट नहीं बैठता उस पे, बोला इंपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो। ये लोग सिग्निफिकेंट नेचर ऑफ द ट्रेड चेंज कर रहे थे। वो एक वही एक सीन है मुझे लगता है। हाँ ना। तू वैट रेगुलर रजिस्टर्ड है हम्म। किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, और अब तुझे मतलब वो ऐसा, नेचर ऑफ ट्रेड तू चेंज कर रहा है। बराबर बराबर, आई तो गेस वो वो भी तेरे चेंज होगा फिर। वही तो वो तेरे को एचएमआई को बताना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा तुझे। इलेक्शन रेज करना पड़ेगा कि भाई मैं मेरा नेचर। बता। बोल रहा था कुछ तो, वैट रजिस्टर का। चेक करें। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी, ये तू नेचर ऑफ ट्रेड चेंज हो रहा है, हाँ वो वही बोल वही रहा था नेचर ना ऑफ तू। ट्रेड चेंज हो रहा है, मैं हो गया फिर वही नेचर ऑफ ट्रेड चेंज हो रहा है, तो सेम वैट के अंदर तू कैसे नेचर वही नेचर का बिजनेस मतलब वो रजिस्टर कर हाँ, पाएगा क्लेम, अपने साथ। इलेक्शन हम्म। रेस करना पड़ेगा। पता नहीं ये वैट की अपने को बेसिक है रे वैट का, मतलब वो नॉलेज बिल्डिंग बिल्डिंग के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है। पढ़ना जरा। That purposes, the transfer of sterling partners, trade and assets qualified as a transfer of a going concern. Therefore, no VAT will have been charged on the transfer of the assets generally. अच्छा, ये तो बोला ही नहीं अपन। And so there will have been no input VAT for Granda Limited to reclaim. However, additional information is needed in respect of building, as its treatment will be on its age and whether or not the option to tax has been exercised. Age of building: if the building was less than 3 years old at 1st January 2025, its sale would have been taxable supply, chargeable VAT at the standard rate. Option to tax: if the building was least 3 years for at least 3 years old, its sales would have been exempt from VAT unless Sterling Partners exercised the option of VAT. If the building was less than 3 years old, or Sterling Partners had opted to tax the building, then the transfer would have been taxable supply, chargeable to VAT at the standard rate. In either case, to bring the transfer of building within the transfer of going concern regime, so that no VAT is charged, Ganda Limited must have opted to tax the building prior to the date of transfer. Oh, okay, okay, okay. Yeah, the transfer everything. So that no VAT is charged. Alternatively, if फिर Granda Limited, हाँ हाँ बोल। नहीं तो फिर वही है जैसा कि तूने बोला कि अगर तूने ऑप टू टैक्स किया तो बेसिकली तेरे को इनपुट वैट का क्लेम मिलते जाएगा।
तो तूने कितने बोला था जाएगा? उतना ही था, फालतू में मैंने वो ज्यादा बोल दिया। उतना ही है, बिल्डिंग से रिलेटेड ही रखा है वो लोगों ने। हम्म। एट द स्टैंडर्ड रेट। सिर्फ बिल्डिंग से रिलेटेड ही आंसर रहता है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेड देख का कुछ देख, नो बोले? गेन नो लॉस ट्रांसफर है तो कोई वैट भी पेबल नहीं आया होगा। तो फिर इसने ऑफ टू टैक्स क्यों हाँ। किया है बिल्डिंग को? हाँ, if the building was less than 3 years old, तो फिर ये सीन है शायद। क्या? और 3 years के पहले हो। अच्छा हाँ, अच्छा, बट तभी ओके। भी अपना नो गेन नो लॉस में ही जाता है ना। ओके, आई गेस वो लोग इनपुट वाइज क्लेम करने के लिए ये कर रहे रहेंगे। ठीक है, ओके। बट नॉट वैट टू उन्होंने ऑफसेट चार्ज ही नहीं थिंग। किया था ना रे कुछ, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, उन्होंने कुछ वैट चार्ज ही नहीं किया था। फिर इनपुट वाइज अच्छा, क्लेम नहीं भी नहीं क्या नहीं, करेगा तू? सो दैट नो वैट इज चार्ज बोला है रे, सो दैट नो वैट इज चार्ज। बेसिकली वैट चार्ज हुआ रहेगा, बट वी आर ऑप्टिंग टू टैक्स द बिल्डिंग सो दैट नो वैट इज इनडायरेक्टली चार्ज टू अस। अपन क्लेम कर लेंगे ना, तो वो वैट चार्ज को क्लेम अपने को कर पे नहीं लेंगे करना हाँ। पड़ेगा, वैसा ही है, ठीक है। ओके।